शक्तिपथ जीएस में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको सीजीपीएससी से रिलेटेड कंटेंट मिलते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसका क्या असर पड़ा था। देखिए दोस्तों, जनरली 8 नंबर के अंदर ये आपको जो है आंसर पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट के अंदर छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटीज में आंसर आपको पूछा जाता है। फंसता ही है ये क्वेश्चन हमेशा, है ना। तो इसके बारे में हम लोग ओवरऑल समझ लेते हैं। तो भारत के अंदर जब 57 का रिवोल्ट हुआ, 1857 का रिवोल्ट हुआ, तो उसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट जो है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट जो है हमको छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को भी मिला। और छत्तीसगढ़ का जो लोकल रीजनल हिस्ट्री था, लोकल हिस्ट्री भी लिख सकते हैं दोस्तों, रीजनल हिस्ट्री भी लिख सकते हैं, है ना। उसके अंदर ये जो आपका रिवोल्ट था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन के उभरा। क्या बोला गया दोस्तों, भारत में जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ा छत्तीसगढ़ के अंदर, और छत्तीसगढ़ के रीजनल हिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन के भी उभरा। क्लियर। ये हमने जनरल आपका जो है परिचय कर दिया इस टॉपिक से। अब हम लोग बात करते हैं तो ये रिवोल्ट जो था वो मेनली कहाँ कहाँ फैला, है ना। मेनली इसका स्प्रेड जो है वो हमको रायपुर के अंदर ही देखने को मिलता है। ठीक है, रायपुर के कुछ एरियाज में और आसपास के जो रायपुर से लगे एरिया हैं वहां पे हमको इसका इंपैक्ट जो है देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो ब्रिटिश अथॉरिटी को अपोज कर रहे थे। द पीपल वे आर अपोजिंग द ब्रिटिश अथॉरिटी। ठीक है, तो रिवोल्ट का इंपैक्ट हमको कहाँ देखने को मिल गया? रायपुर में देखने को मिल गया। स्पेसिफिकली याद रखना है सोनाखंड में और आसपास के एरिया में, है ना। इसके अलावा मेजर कॉजेज क्या थे दोस्तों? तो देखो दोस्तों, सबसे जो मेजर कॉजेज अगर कुछ भी आता है, रिवोल्ट हो रहा है, आपका एक क्वेश्चन आ रहा है कि भाई यहाँ रिवोल्ट हो गया, ये रिवोल्ट के बारे में बताओ, कुछ याद नहीं आ रहा, लिख दो ब्रिटिशर्स ने हमको बड़ा सताया, ब्रिटिशर एक्सप्लॉयटेशन, ब्रिटिशर ने हमसे पैसा लिया, हैवी टैक्सेस, ब्रिटिशर ने हमको मारने की कोशिश की और हमारी मदद नहीं की, फैमाइन कंडीशंस, और हमारे जो लोकल राजा थे और जो सोल्जर थे उनमें बड़ा डिससेटिस्फेक्शन था, बड़े गुस्से थे उन लोग, है ना। तो ये बेसिकली आप मेजर कॉजेज लिख सकते हो। किसी भी रिवोल्ट वाले आंसर में आप ये आंसर लिख सकते हो। क्या? ब्रिटिशर्स ने हमको एक्सप्लॉइट किया, क्योंकि उन्होंने किया, हैवी टैक्सेस लिए लिए रायपुर में फैमाइन आया था, उसमें उन्होंने हेल्प नहीं की, और जो सोल्जर थे और लोकल रूलर थे वो तो गुस्सा था ही भाई, है ना। पावर के पोजीशन वाले लोग थे उन लोग, उनको बड़ा गुस्सा आया कि साले हमसे पावरफुल आके बन रहे हैं, है ना। अब छत्तीसगढ़ के अंदर जब ये बेसिकली रिवोल्ट होता है तो इसके मेजर लीडर कौन उभर के आते हैं? तो छत्तीसगढ़ के अंदर जब ये रिवोल्ट होता है तो श्री वीर नारायण सिंह जी हमारे जो हैं मेजर लीडर उभर के आते हैं। द मेन लीडर ऑफ द रिवोल्ट इन छत्तीसगढ़ वाज श्री वीर नारायण सिंह जी। क्लियर है? तो वीर नारायण सिंह जी हमारे, अगर आप छत्तीसगढ़ से वीडियो देखना तो आप उनको अच्छे से जानते ही होंगे। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट समझिए उनका, है ना, किस बेसिस में उन्होंने रिवोल्ट किया, किस बेसिस में उन्होंने रिवोल्ट किया। तो देखिए जब क्या होता है 1856 के अंदर, यहाँ पे जैसा रीजन में लिखा हुआ है कि भाई फैमाइन आया था, तो वही चीज हुआ था 1856 में जो है फैमाइन आया था रायपुर के एरिया में। ठीक है, 1856 में कहाँ फैमाइन आया था? रायपुर के एरिया में फैमाइन आया था। अब जो हमारे जमींदार साहब थे, बेसिकली हमारे जो वीर नारायण सिंह जी थे वो खुद भी जमींदार साहब थे। तो बेसिकली वो पावर सर्कल नहीं होता, उसके लोगों को वो जान रहे थे, और उसमें वो जान रहे थे कि उस पावर सर्कल के अंदर कौन लोग जो है ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, ये सिर्फ मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया है। अब देखिए पूरा आंसर मैं बताता हूँ। 1856 में जो है बेसिकली फैमाइन आया रायपुर के अंदर, आया, अच्छी बात नहीं है ना। अब इसमें उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश सपोर्टेड जो ट्रेडर्स थे और लैंडलॉर्ड थे, क्या, जो ब्रिटिश के सपोर्ट से चलने वाले साहूकार लोग थे, जो बड़े बड़े आपके बिजनेसमैन वाले थे, धंधा करने वाले लोग थे, और जो बड़े बड़े जमींदार लोग थे, उनसे उन्होंने क्या किया, उनसे उन्होंने जो है ग्रेन्स ले लिए। ग्रेन्स क्या उनसे मांगा? नहीं, उनसे लूट लिया ग्रेन्स को, है ना, उनसे ग्रेन्स को लूटा। और जो गरीब लोग थे उनको जो है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। उससे उन्होंने इनडायरेक्टली जो है ब्रिटिशर्स को चैलेंज कर दिया। क्यों चैलेंज किया? क्योंकि उन्होंने किससे लूटा? जो बड़े बड़े आपके ट्रेडर थे, जो बड़े बड़े आपके जमींदार थे, जो कि क्या थे, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट रखते थे, उनसे उन्होंने लूट लिया। क्लियर? तो बेसिकली 1856 के अंदर फैमाइन आया। फिर फैमाइन में उनको बड़ा अच्छा नहीं लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, हमको ब्रिटिशर लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, थोड़ा भी हमारे लोग मर रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि भाई बड़े बड़े आपके जो है जमींदार लोग हैं, बड़े बड़े दलाल लोग हैं, है ना, इन लोग साले ब्रिटिशर का यहाँ का खाते हैं और ब्रिटिशर का खाते हैं। तो उन्हीं से उन्होंने लूट के फिर गरीब लोग ने उस चीज को बांट दिया। यहाँ तक क्लियर है? अब वो ब्रिटिशर्स की नजर में चढ़ चुके थे। इसके बाद क्या होता है, 1857 में ये सब चीजें हुई थी, 56 में फैमाइन जो आया था 56 में हुआ था। अब क्या होता है, नहीं अच्छा सॉरी, एक मिनट, हाँ, ये सब चीजें हुई थी 56 के अंदर। अब क्या होता है, 57 आता है। 57 में भाई आपका जो है नेशनल लेवल पे रिवोल्ट आना शुरू होता है। नेशनल लेवल पे लोग जो है मारना पकड़ना शुरू करते हैं ब्रिटिशर्स को। तो उस चीज से कहीं ना कहीं भाई आपका जो है हमारे वीर नारायण सिंह जी भी जो है इंस्पायर हो जाते हैं, और फाइनली वो जो है लोकल लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, है ना, बेसिकली इकट्ठा करते हैं, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट कर देते हैं दोस्तों। क्लियर? क्लियर। अब बहुत सारा मारधाड़ होता है, अलग अलग जगह जगह में जा जाके इन लोग मारते धाड़ते हैं एक दूसरे को, वो तो सब आपको बताना नहीं है। छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं तो उसमें उतना जानकारी मांगते नहीं है, कहाँ मारे, क्यों मारे, कैसे मारे, सीधा बता दीजिए कि हाँ भाई रिवोल्ट हुआ था। और जो ब्रिटिशर गवर्नमेंट है, जब लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत वायलेंस हुआ, ठीक है, फिर जब वीर नारायण सिंह जी रिट्रीट कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स उनको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, है ना। रिवोल्ट को जो है मिलिट्री का फोर्स लगा के ब्रिटिशर ने सप्रेस किया, और फाइनली भाई आपके वीर नारायण सिंह जी जो थे उनको पब्लिकली जो है फांसी दे दी गई रायपुर के अंदर 10 दिसंबर 1857 में। क्लियर है? क्या हुआ था, वीर नारायण सिंह जी जो है लड़े, बहुत वायलेंस हुआ ब्रिटिशर्स के बीच में और रायपुर के लोकल लोगों के बीच में। और लेकिन भाई ऑब्वियसली बात है, ब्रिटिशर लोग उस समय बहुत डोमिनेंट थे, तो उन्होंने इस रिवोल्ट को मिलिट्री का इस्तेमाल करके जो है सप्रेस किया, और वीर नारायण सिंह जी को अरेस्ट करके उनको पब्लिकली जो है फांसी दे दी गई रायपुर के अंदर। रायपुर में कहा, जय स्तंभ चौक में, उत्तर डिटेल मत लिखना, है ना, रायपुर में उनको फांसी दी गई। डेट याद रखना 10 दिसंबर 1857 को। अब लेकिन इस रिवोल्ट का इंपैक्ट क्या पड़ा? इस रिवोल्ट का दोस्तों इंपैक्ट ये पड़ा कि लोगों के अंदर एक जो है पैट्रियोटिक फीलिंग, एक जो राष्ट्रभक्ति है वो कहीं ना कहीं जाग गई, और इस रिवोल्ट ने जो फ्यूचर के फ्रीडम मूवमेंट थे उन सबको इंस्पायर करना शुरू किया। क्लियर? विद दिस आपका ये वाला आंसर खत्म होता है दोस्तों।
दोस्तों अब हम लोग एक और दूसरा टॉपिक जो कि करते हैं वो है भाई आपका छत्तीसगढ़ के जो प्रिंसली स्टेट्स है उनका इंडियन यूनियन के अंदर मर्जर कैसे हुआ। देखो यूनिट 5 जो हमारा है हिस्ट्री के अंदर बीए के हिसाब से जाओगे, बीए थर्ड ईयर के हिसाब से जाओगे तो उसके अंदर ये आता है 8 नंबर का भी क्वेश्चन फंस सकता है। तो छत्तीसगढ़ का हम लोग सॉरी उस समय के प्रिंसली स्टेट्स के बारे में पहले समझते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में देखो भारत के कंपेरिजन में देखोगे तो छत्तीसगढ़ में प्रिंसली स्टेट्स बहुत कम थे, लेकिन फिर भी थे। इंडिपेंडेंस के बाद आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन 1947 छत्तीसगढ़ में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट एग्जिस्ट करते थे। उसमें सबसे पहला था आपका बस्तर, कांकेर, कवर्धा, कोरिया, रायगढ़, शक्ति, जशपुर और सरगुजा। अब इसमें से आपको हर किसी को याद करने की जरूरत नहीं है ना? इसमें से आपको हर किसी को याद करने की जरूरत नहीं है। एक मिनट। हाँ, इसमें से आपको हर चीज को याद करने की जरूरत नहीं है। आप जनरल 3-4 याद कर लीजिए, उसके बाद आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं। बस्तर याद कर लीजिए, बस्तर एक आपका वो था, है ना? कांकेर था, इसके अलावा कवर्धा था, कोरिया था, रायगढ़ था, जशपुर, शक्ति, जो भी मतलब बेसिकली आपको जम सके उसको आप याद कर लीजिए। कोशिश कीजिए कम से कम 3 से 4 आपको याद हो। अब ये प्रिंसली स्टेट्स के कंडीशन के बारे में हम लोग बात करें तो ये सब प्रिंसली स्टेट जो थे वो लोकल किंग्स के द्वारा रूल किए जाते थे। जो लोकल राजा होते थे, राजा महाराजा लोग होते थे, उन्हीं लोग जो है अपना शासन इसके ऊपर करते थे। ब्रिटिशर्स की प्रोविंस के अंदर या फिर ब्रिटिशर्स की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये लोग डायरेक्टली नहीं थे। दे वर नॉट डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश प्रोविंसेस, या फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन भी लिख सकते हैं। बट इसमें एक पॉइंट आप ऐड कर देंगे कि दे स्टिल एक्सेप्टेड द सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिशर्स। क्लियर है? क्या पॉइंट ऐड करेंगे कि इन लोग फिर भी से जो है ब्रिटिशर की जो सुप्रीमेसी होती थी ओवरऑल उसको फिर भी एक्सेप्ट करते थे। तो ये प्रिंसिपल स्टेट जो थे किसके द्वारा रूल किए जाते थे? बोलिए, लोकल किंग्स के द्वारा, है ना? और ये जो है डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर नहीं थे, लेकिन फिर भी इन लोग क्या एक्सेप्ट करते थे बताइए? ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करते थे, है ना? अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है 1947 के बाद श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर और श्री वीपी मेनन जी के अंदर जो है आपके प्रिंसिपल स्टेट्स का जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है उसको शुरू करती है। क्या होता है दोस्तों? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है हमारी भारत सरकार की उस समय की 1947 वाली, वो श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, और श्री वीपी मेनन जो कि बाद में जाके डिफेंस सेक्रेटरी बने हमारे, उनके अंडर जो है प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने का प्रोसेस जो है शुरू करती है। दोस्तों यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल लोग भी आते हैं, पूरे देश भर के अंदर भी उन लोग इंटीग्रेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं, तो यहाँ भी करते हैं। अब छत्तीसगढ़ के रूलर जो हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर होते थे, उन लोग आराम से कौन सा डॉक्यूमेंट साइन किए थे? बोलिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या साइन किए थे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और फाइनली उन लोग जो है इंडिया को ज्वाइन कर लेते हैं। आराम से किए थे, हाँ। मोस्ट जो रूलर थे उन्होंने बहुत मोस्ट क्या भाई ऑलमोस्ट सारे रूलर्स ने पीसफुली जो है हमारा जो मर्जर है उसको एक्सेप्ट कर लिया था और इंडियन यूनियन में अपने आप को जो है इंटीग्रेट कर लिया था। रीजन क्या था? सबसे पहले था रीजन दोस्तों पब्लिक प्रेशर, ठीक है। दूसरा रीजन क्या था? इसमें लिखा था स्पिरिट ऑफ नेशनल यूनिटी। आप लिख सकते हैं पॉइंट, लेकिन आप ये भी डाल सकते हैं कि बहुत सारे जो राजघराना वाले लोग थे उन लोग खुद भी जो है इंडिपेंडेंस के मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, है ना? अरे यार लीजिएगा दोस्तों, एक थोड़ा इनकन्वीनियंस आ गया था, है ना? तो मोस्ट रूलर जो है उन्होंने मर्जर को पीसफुली एक्सेप्ट कर लिया था। क्या रीजन थे भाई उसके पीछे? तो मेन रीजन थे भाई क्योंकि पब्लिक प्रेशर था, ऑब्वियस सी बात है। और जो नेशनल यूनिटी का स्पिरिट था वो हाई था, ये आप लिख सकते हैं। वरना आप ये भी लिख सकते हैं कि बहुत सारे रूलर्स अपनी फैमिली वगैरह के साथ, अपनी रॉयल फैमिली के साथ खुद भी इन्वॉल्व थे हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। क्लियर है? तो हम लोग अगर और आगे की बात करें तो 1948 के अंदर जो प्रिंसली स्टेट थे छत्तीसगढ़ के, वो बेसिकली सेंट्रल प्रोविंस और बेरार स्टेट के साथ मर्ज हो गए। अगर आप हिस्ट्री को अच्छे से पढ़े होंगे तो आप जान रहे होंगे सेंट्रल प्रोविंस क्या है ना? और उसके अलावा बेसिकली इंडिपेंडेंस के टाइम का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हिस्सा को हम लोग जो है आपका बेरार और सेंट्रल प्रोविंस बोलते थे, ठीक है। और रिऑर्गेनाइजेशन जब हुआ तो ये जो 1956 के अंदर हमारा रिऑर्गेनाइजेशन हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? छत्तीसगढ़ जो था वो किसका पार्ट बना दोस्तों? मध्य प्रदेश का, है ना? जैसे मेरे माँ बाप जो हैं उन लोग कहाँ के पैदाइश हैं, उन लोग का जो अभी भी वो सब है क्या बोलते हैं रिपोर्ट कार्ड वगैरह, तो उसमें उनका मध्य प्रदेश का ही लिखा हुआ है अभी भी। तो पहले छत्तीसगढ़ किसका पार्ट था? मध्य प्रदेश का पार्ट था। तो जब रिऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1956 के अंदर तो छत्तीसगढ़ जो था वो मध्य प्रदेश का पार्ट बना था, और फाइनली सन 2000 के अंदर छत्तीसगढ़ जो है वो छत्तीसगढ़ बना था। इस मर्जर के कारण नेशनल यूनिटी आई थी, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टेबल हुआ था, और छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। इस मर्जर के साथ क्या हुआ था? नेशनल यूनिटी आई थी दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी आई थी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आया था, और छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। क्लियर? विद दिस आपका वाला टॉपिक भी खत्म होता है। तो दोस्तों अब एक और जो यूनिट 5 से पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है वो है छत्तीसगढ़ में जो महात्मा गांधी जी के मूवमेंट चले थे, बहुत सारे मूवमेंट चले थे, उसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या था, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम लोग शुरू करने वाले हैं दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर भाई जो महात्मा गांधी जी थे उनका और उनके जो आइडियाज थे जैसे कि नॉन वायलेंस हो गए, अहिंसा हो गए, सत्याग्रह हो गए, उसका बहुत इन्फ्लुएंस था। क्या था जी? हमारा जो छत्तीसगढ़ था उसमें भाई फ्रीडम मूवमेंट और गांधी जी का उनके जो विचार हैं जैसे कि नॉन वायलेंस हो गए और सत्याग्रह हो गए, उसका बहुत दबदबा था, उसका बहुत ज्यादा जो है इंपैक्ट हमको देखने को मिलता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, जब हम लोग ओवरऑल इंपैक्ट बता रहे हैं, तो उससे लोग जो थे उन्होंने फॉरेन गुड्स को छत्तीसगढ़ में बायकॉट किया, गवर्नमेंट स्कूल्स को भी छत्तीसगढ़ के अंदर बायकॉट किया, और ब्रिटिशर्स के जो ओवरऑल इंस्टीट्यूशन थे उसको भी बायकॉट किया। ओवरऑल इंपैक्ट के बारे में बात करें तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सब आप लिख के डाल सकते हैं, है ना? सिविल डिसोबीडियंस के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर क्या हुआ था दोस्तों? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर जो है फॉरेन गुड्स जो थे, बाहर के सामान जो थे उसको बॉयकॉट किया गया था, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल है उसको भी बॉयकॉट किया गया था, सही बात है। ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन थे उनको भी बॉयकॉट किया गया था। छत्तीसगढ़ के अंदर रायपुर, धमतरी, बिलासपुर और राजनांदगांव जो है वो प्रमुख सेंटर्स बन के उभरे थे हमारे नेशनल स्कूल्स इसके लिए और खादी प्रमोशन प्रोग्राम के लिए, ठीक है। या तो आप ऐसा इसको लिख सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली भी ऐसा लिख सकते हैं कि रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव, है ना,
वो बेसिकली एक सेंटर बन के उभरे थे पॉलिटिकल एक्टिविटी का। जनरली इससे एक नंबर का आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव डिस्ट्रिक्ट कौन सा था उस समय पे, जो कि नेशनल मूवमेंट के अंदर बहुत इन्वॉल्व था, तो वो कौन सा था दोस्तों? धमतरी। ठीक है, रायपुर के बगल का जिला है धमतरी, गंगरेल बांध का है, अंगारमोती माता का जमीन है धमतरी। क्लियर है? तो वो जिला जो था सबसे ज्यादा एक्टिव था। खैर, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो जैसा कि मैंने पहले नॉन कॉपरेशन का इफेक्ट बताया, नॉन कॉपरेशन के अंदर बॉयकॉट किया गया था फॉरेन गुड्स का, गवर्नमेंट स्कूल्स का, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का। इसके अलावा फिर भाई हमारा जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, तो इसमें जो है बहुत सारे लोग ब्रिटिश लॉज के खिलाफ जो है पार्टिसिपेट किए थे प्रोटेस्ट वगैरह में, और बहुत लोगों ने स्वदेशी एक्टिविटीज भी की थी। क्लियर है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय क्या हुआ था, बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट में भाग लिया, ब्रिटिशर्स के लॉज थे उनके खिलाफ, और बहुत लोगों ने स्वदेशी एक्टिविटीज को सपोर्ट किया। ठीक है? और इसके अलावा एक जंगल सत्याग्रह भी उस टाइम पे हुआ था दोस्तों। जंगल सत्याग्रह के समय जो फॉरेस्ट एरिया था, है ना, वो बहुत ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आज भी आदिवासी हमारे जो भाई बहन हैं, वो लोग जो है फॉरेस्ट एरियाज को भगवान जैसा पूजा पाठ उसका करते हैं। ठीक है? तो उस समय पे जंगल सत्याग्रह जो है वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, क्योंकि फॉरेस्ट के ऊपर बेस्ड था, और जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके द्वारा इसको लीड किया गया था, जहां पे उन्होंने ब्रिटिशर्स की जो फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं उन सबको अपोज किया था। ठीक है? इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो भाई छत्तीसगढ़ में जो बहुत सारे लोकल लीडर्स हैं, उन्होंने गांधी जी की आइडियाज को मासेस में पहुंचाना शुरू किया था। इसमें अगर आपको नाम पूछता है तो सबसे फेमस नाम है पंडित सुंदरलाल शर्मा और ठाकुर प्यारेलाल सिंह। क्लियर है? तो ये सब बेसिकली है। और उसके अलावा गांधी मूवमेंट ने छत्तीसगढ़ के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत बढ़ाई, नेशनलिज्म बहुत बढ़ाया, सामाजिक एकता जो है बहुत बढ़ाई लोगों के अंदर। इस मूवमेंट में स्टूडेंट्स, वुमेन, वर्कर्स, ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं वो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किए दोस्तों। क्लियर? जनरली ये क्वेश्चन फंसता है, 4 नंबर का भी पूछ सकता है, 8 नंबर का भी पूछ सकता है, तो देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से 4 नंबर पे ज्यादा आता है क्वेश्चन। अगर 4 नंबर पे आ रहा है तो आप 4 पॉइंट जो शुरुआत के लिख सकते हैं। गांधी जी का ओवरऑल इंपैक्ट बहुत ज्यादा था, उनके आइडियाज का बहुत इंपैक्ट था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का डाल दीजिए कि हाँ इस समय पे भाई हम लोग प्रोटेस्ट किए थे, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किए थे, स्कूल्स को बॉयकॉट किए थे, हमारे इंस्टीट्यूशन थे उनको बॉयकॉट किए थे। सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पे बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट में भाग लिया था, ब्रिटिश लॉज का विरोध किया था, स्वदेशी एक्टिविटीज को सपोर्ट किया था। उसमें आप एक एडिशनल डाल दीजिएगा जंगल सत्याग्रह के बारे में, क्योंकि वो उसी टाइम पे चल रहा था, हमारा यहाँ का रीजनल मूवमेंट था वो, है ना। उसमें जो हमारे ट्राइबल भाई बहन लोग थे, जो हमारे आदिवासी भाई बहन लोग थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसका विद्रोह किया था। इसके अलावा आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि भाई हमारे जो लोकल लीडर्स हैं उन्होंने गांधी जी की विचारधारा को बहुत पहुंचाया है, बहुत आगे बढ़ाया है। उसमें अगर आपको नाम पूछेगा तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह और उसके अलावा हमारे जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी जो हैं उनका आप नाम लिख सकते हैं। ये आपका 4 नंबर का आपका आंसर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर पे आ रहा है तो आप 1-2 पॉइंट और डाल लीजिए कि हाँ उसके कारण पॉलिटिकल अवेयरनेस हुई, गांधी जी के मूवमेंट के कारण नेशनलिज्म बहुत आया, सामाजिक एकता बढ़ी, और ये मूवमेंट में स्टूडेंट्स, वुमेन, वर्कर और ट्राइबल कम्युनिटीज का बहुत भागीदारी रहा है। क्लियर? विद दिस आपका टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग जो है बहुत सारा शॉर्ट आंसर है जो कि हमारा इससे रिलेटेड है, उसको भी बेसिकली पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का जो हम लोग पढ़ रहे हैं बीए थर्ड ईयर के हिसाब से, उसमें ये शॉर्ट आंसर होगा जो है जनरली फंसते हैं। ठीक है? ये सबको पढ़ लोगे तो भाई आपका कुछ नहीं तो कम से कम 4 से 5 आंसर यहाँ से फंस जाएंगे। क्लियर है? चलिए, सबसे पहला आपका क्वेश्चन था कि व्हाट इज लिबरलिज्म। लिबरलिज्म के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी और राइट्स पर बहुत ज्यादा फोकस करती है। इसका डेवलपमेंट जो था वो यूरोप में इनलाइटनमेंट के समय या फिर जो रेनाइसेंस पीरियड है उस समय में बेसिकली हुआ था। क्लियर है? क्या है दोस्तों ये जो है लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। ये जो है इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी और राइट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करती है कि आदमी फ्री होना चाहिए, आदमी इक्वल होना चाहिए, आदमी स्वतंत्र होना चाहिए, आदमी के अपने अधिकार हैं दोस्तों, लेट्स गो, है ना। और इसका जो डेवलपमेंट है यूरोप में एनलाइटनमेंट या फिर जो रेनाइसेंस का पीरियड बोलते हैं उस समय में बेसिकली हुआ था। क्लियर है? ये आइडियोलॉजी जो है वो बोलता है कि गवर्नमेंट की जो पावर है वो ओवरऑल लिमिटेड होनी चाहिए और सिटीजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन और एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। क्या बोलता है दोस्तों? ये बेसिकली बोलता है कि भाई जो गवर्नमेंट है उसकी पावर जो है उसको लिमिट में रखो और सिटीजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, एक्सप्रेशन जैसी चीजें जो है मिलनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं लिबरलिज्म के बारे में, जो कि आपका पहला क्वेश्चन आता है शॉर्ट आंसर के अंदर, है ना। छत्तीसगढ़ के हिसाब से मैं शॉर्ट आंसर आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका बीए थर्ड ईयर का हिस्ट्री का है ये शॉर्ट आंसर, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपका फंसता है दोस्तों लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या है दोस्तों? लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। क्या है? एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ठीक है, राजनीति विज्ञान से इसका रिलेशन है, और जो कि इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी और राइट्स के बारे में बात करती है। क्या है दोस्तों? ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है दोस्तों, जो कि बेसिकली भाई आपका इंडिविजुअल फ्रीडम, आपकी इक्वालिटी और आपके राइट्स के ऊपर फोकस करती है। इसका डेवलपमेंट जो था वो यूरोप में इनलाइटनमेंट के दौरान हुआ था, या फिर जो रेनाइसेंस का पीरियड हम लोग बोलते हैं उस टाइम पे हुआ था। क्लियर है? इस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग ये बेसिकली आइडियोलॉजी बोलता है कि भाई जो गवर्नमेंट है उसकी पावर को आप लिमिट में रखो और सिटीजन का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, रिलीजन है और एक्सप्रेशन है वो मिलनी चाहिए। क्या बोलता है? कि गवर्नमेंट रहे अपने औकात में और सिटीजन जो है वही सबका बाप है। बेसिकली क्या है? गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड होनी चाहिए, ऐसा मत लिखना, है ना। गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड होनी चाहिए दोस्तों, और सिटीजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन और एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो लिबरल जो थिंकर्स हैं, जो लिबरलिज्म के थिंकर्स हैं, वो बेसिकली बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को रूल ऑफ लॉ सपो अच्छा सॉरी 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 इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो पॉइंट नंबर 3 के अंदर भाई हमारे जो लिबरल थिंकर्स हैं भाई लोग, है ना, उन लोग कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं दोस्तों। उन लोग बोलते हैं कि भाई हमारा जो सरकार है वो संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, है ना, और हमारे जो लॉ है उसका सबसे ज्यादा दबदबा होना चाहिए। उनका मानना था कि डेमोक्रेसी और इलेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लिबरल थिंकर्स क्या बोलते हैं दोस्तों? वो बोलते हैं भाई की कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, लॉ का दबदबा होना चाहिए, है ना,
डेमोक्रेसी और इलेक्शन जो है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर क्लियर। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो भाई इकोनॉमिक फील्ड में भी इन लोगों को कुछ कहना है। इकोनॉमिक फील्ड में लोग बोलते हैं कि भाई फ्री ट्रेड होना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी को इंपॉर्टेंस देते हैं, स्टेट का इंटरफेरेंस जो है कम होना चाहिए, ऐसा बेसिकली लिबरलिज्म का कहना है। क्या बोल रहे हैं इकोनॉमिक फील्ड में? इकोनॉमिक फील्ड में बोल रहे हैं कि भाई फ्री ट्रेड होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, स्टेट का इंटरफेरेंस ये सब चीज में कम होना चाहिए। क्लियर। ये है दोस्तों आपकी लिबरलिज्म की पॉलिसी। क्लियर। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन जो करेंगे वो है भाई आपका 1857 का रिजल्ट क्या था, है ना? रिवोल्ट तो हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला, है ना? तो सबसे पहला तो रिजल्ट ये था कि ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था उसको इंडिया के अंदर खत्म किया और डायरेक्टली अपना ब्रिटिश क्राउन का रूल जो है उसको लाया। ठीक है। जो अपना इंडिया था पहले वो एक कंपनी के अधीन था, वो किसी देश के भी अधीन नहीं था, वो डायरेक्टली सिर्फ कंपनी उसको रूल करता था। उस कंपनी के रूल को हटाया गया, उनको बोला गया कि भैया तुम धंधे वाले हो, धंधे में ही रहो, इधर शासन करना तुम्हारे से होगा नहीं, साइड हटो, है ना? तो उनको हटाया गया और फाइनली ब्रिटिश रूल के अंदर डायरेक्टली इंडिया आया। उससे क्या हुआ फिर? उससे बेसिकली ब्रिटिशर जो है वो सिस्टमैटिक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना शुरू किए इंडिया के अंदर। ठीक है। जो भी पहले डामाडोल चल रहा था उसको बंद किया गया। कैसे बंद किया गया? सबसे पहला पॉलिसी जो चेंज किया ब्रिटिशर्स ने रिवोल्ट के बाद वो था जो रूलर्स थे, जमींदार थे बड़े बड़े, उनके प्रति उन्होंने अपना थोड़ा सा जो दिल है उसको सॉफ्ट किया। उन्होंने बेसिकली बोला कि तुम मेरे दोस्त हो, आओ इंडियंस को एक साथ लूटते हैं। तो यहाँ के जमींदार और राजा लोग ने बोला सही बात है भाई। बेसिकली क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इंडियन रूलर्स हैं, हमारे जो भारत के राजा लोग थे उस समय, उनके प्रति अपनी पॉलिसीज को बदला। डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट जैसे जो पॉलिसीज हैं उसको बेसिकली खत्म किया और उनको जो रूलर्स उनको बेसिकली बोला कि भाई तुम अपना स्टेट रखना है रख लो, हमको थोड़ा थोड़ा टैक्स देते रहना, बाकी मौज मारो बढ़िया मजे से। तो इंडियन रूलर्स ने ओके बोल दिया। क्लियर है। इसके अलावा तो दूसरा सबसे बड़ा रिजल्ट हमको देखने को मिला था वो था आर्मी के अंदर। आर्मी के अंदर देखो दोस्तों, कंपनी रूल के अंदर बहुत ज्यादा ब्रिटिश सोल्जर्स नहीं थे, उनके लिए महंगा पड़ता था, तो हम लोग इंडियन सोल्जर्स को ही रखते थे। तो अब ब्रिटिश क्राउन जब रूल आया तो ब्रिटिशर्स ने आर्मी में बड़े रिफॉर्म्स किए। ब्रिटिश सोल्जर्स को जो है वापिस से उन्होंने लाना शुरू किया कि भैया तुम ही आओ, हमारे गोरे चिट्टे लोग, है ना? और इंडियंस को जो है इंपॉर्टेंट पोजीशन, इंडियन को बहुत हटाया भी उन्होंने, इंडिया अभी भी था, इंडियन के सोल्जर जो थे वो अभी भी थे, लेकिन उनको छोटे पोस्ट के अंदर ही रखा और इंपॉर्टेंट पोजीशन से बहुत दूर रखा। बोला कि भैया तुमको हम अथॉरिटी नहीं देंगे, तुमको सैनिक बनना बन जाओ, है ना? इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी जो है वो इसके बाद अडॉप्ट किया। 1957 का रिवोल्ट आया, हिंदू मुस्लिम एकता देख के खुद ही उन लोग हड़बड़ा गए कि भाई ये क्या कर रहे हैं इंडियन लोग। तो उसके बाद उन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी लाया और बहुत अच्छे तरीके से हमारे इंडियंस के अंदर जो है हिंदू मुस्लिम का नफरत को घोला, जो कि आज तक विजिबल है। क्लियर। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो एक और जो सबसे बड़ा रिजल्ट आया जो कि पॉजिटिव था वो ये था कि इंडिया के अंदर नेशनलिज्म बढ़ना शुरू हुआ। लोग जो थे वो राष्ट्र भावना के प्रति जागरूक होना शुरू हुए और फ्रीडम स्ट्रगल का बेस जो है दोस्तों यहाँ से शुरुआत हुआ। हमारे गांधी बाबा लोग जो हैं वो यहाँ से आना शुरू हुए। क्लियर है। खैर इसके बहुत साल बाद आए, ऑलमोस्ट 50-60 साल बाद आए, लेकिन यहाँ से एक जो राष्ट्र एकता की भावना थी वो आनी शुरू हो गई। क्लियर। डन। तीसरा क्वेश्चन जो फंसता है दोस्तों वो है आपका लखनऊ पैक्ट का और खिलाफत मूवमेंट का। देखिए ये क्वेश्चन जो है जनरली हर साल पूछ ही लेता है, कभी कभी 8 नंबर पूछता है, कभी कभी 4 नंबर पूछता है। अभी हम लोग 4 नंबर के हिसाब से कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे। लखनऊ पैक्ट क्या था दोस्तों? लखनऊ पैक्ट जो था वो बेसिकली भाई आपका हुआ था कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में। किसके बीच में हुआ था? कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1916 को। कहाँ हुआ था? लखनऊ में, इसलिए तो नाम लखनऊ पैक्ट है ना? इसका मेन एम क्या था? इसका मेन एम था कि भाई जो ब्रिटिशर्स का रूल है उसके खिलाफ हमको जो है एकता बना के रखनी है। क्लियर है। तो बेसिकली क्या है दोस्तों लखनऊ पैक्ट? लखनऊ पैक्ट जो है 1916 में हुआ एक समझौता था। किसके बीच में समझौता था दोस्तों? कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में। बढ़िया है। इसका मेन एम क्या था? जो ब्रिटिशर्स का रूल है उसके खिलाफ हमको जो है एकता बना के रखनी है, टूटना नहीं है दोस्तों, टूट गए बाद में, है ना? इसका में सॉरी 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 मिसप्रोनाउंस हो रहा है ना? इस पैक्ट में दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डिमांड की और हिंदू मुस्लिम कॉपरेशन को बढ़ावा दिया। ठीक है। इस पैक्ट में क्या हुआ? दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन, कौन? कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डिमांड की। बोला कि हमको संविधान में संशोधन चाहिए, क्योंकि उस समय एक छोटा मोटा था रूल बुक, है ना? और हिंदू मुस्लिम कॉपरेशन की जो है बढ़ावा दिया था। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ सेपरेट एक क्वेश्चन आ रहा है, तो एक पॉइंट मेरी तरफ से और डाल दीजिए। वो होगा कि भाई ये जो आपका हुआ था पैक्ट हुआ था उस समय के नेशनल यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन हाँ इसमें कांग्रेस को आइडियोलॉजिकली लेवल पे कंप्रोमाइज करना पड़ा था और उनको बेसिकली जो सेपरेट इलेक्टोरेट है या सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको बेसिकली एक्सेप्ट करना पड़ा था। इसके बाद ये थर्ड पॉइंट हो गया। अभी फोर्थ पॉइंट आप लोग एक और लिखिए कि इवन तो ये उस समय बहुत एक अच्छा रिफॉर्म था और एक बहुत प्रोग्रेसिव मूव था ये मुस्लिम लीग की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, बट बाद में भाई ये जो पैक्ट था वो फेल हो गया क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है वो आखिरी में जाके सेपरेट हो ही गए। क्लियर है। तो फिर से एक बार हम लोग पढ़ते हैं लखनऊ पैक्ट क्या था दोस्तों? 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता था, एक पैक्ट हुआ था। कब? डेट याद रखिएगा, 1916। इसका मेन एम था जो ब्रिटिश रूल है उसके अगेंस्ट यूनिटी बनाना। बढ़िया। इसमें दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डिमांड की और हिंदू मुस्लिम कॉपरेशन की बात की। एक पॉइंट अब मेरी तरफ से ऐड कर दीजिए, फिर से बोल रहा हूं कि भाई इसके अंदर कांग्रेस को जो है आइडियोलॉजिकली थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ा था, जहां पे उनको क्या बोल रहा था, सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड थी उसको बेसिकली मानना पड़ा था। इसके अलावा हम लोग बात करें तो ये उस टाइम के हिसाब से बहुत प्रोग्रेसिव पैक्ट था और बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मूवमेंट था। यह के बाद में फेल हो गया क्योंकि दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिसएग्रीमेंट्स मौजूद थे। क्लियर। इसके बाद हम लोग अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्या था दोस्तों? खिलाफत मूवमेंट जो है 1919 में स्टार्ट हुआ एक मूवमेंट था जिसको इंडिया के अंदर अली ब्रदर्स जो है उन लोग बेसिकली लीड कर रहे थे। ठीक है। अली ब्रदर्स जो है उसको लीड कर रहे थे। इसका मेन एम क्या था? ब्रिटिशर्स का विरोध करना, जो कि उस समय टर्किश खलीफा को
जो तुर्किश खलीफा है उसको उस समय ब्रिटिशर लोग हटा रहे थे। ओटोमन एम्पायर जो था उसको बेसिकली ब्रिटिशर लोग हटा रहे थे। तो उनका जो कैलिफेट का जो पोस्ट था वो बेसिकली अब इनसिक्योर हो गया था। तो इसका विरोध करने के लिए यहाँ पे बेसिकली भारत में प्रोटेस्ट चल रहा था। ठीक है, महात्मा गांधी जी जो है उन्होंने बेसिकली भाई इस मूवमेंट से हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लिंक कर दिया और इस मूवमेंट को सपोर्ट तो दिया ही दिया, इसके कारण जो मुस्लिम थे वो बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी घुस गए, है ना। मूवमेंट इवेंचुअली भाई आपका जो है फेल हो गया, लेकिन इसके कारण इंडियन नेशनल मूवमेंट को मुस्लिम्स की तरफ से भी सपोर्ट मिलना शुरू हो गया, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे जो मुस्लिम लोग थे वो भी एक्चुअल में जुड़ गए इंडियन नेशनल मूवमेंट से। क्लियर, डन। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो दोस्तों जनरली फंसता है वो है भाई आपका कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म बेसिकली देखो क्या है दोस्तों, कम्युनलिज्म का बेसिक सा मतलब होता है कि रिलीजन के बेसिस पे पॉलिटिकल और सोशल डिवीजन बढ़ाना। क्या बोल रहा हूँ, रिलीजन के बेसिस पे पॉलिटिकल और सोशल डिवीजन जो है बढ़ाना। ब्रिटिश पॉलिसीज ने इसको बेसिकली इंकरेज किया। क्या किया ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिशर की पॉलिसीज ने इसको बेसिकली इंकरेज किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज जो है उसको अपनाई, जिसके थ्रू हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिफरेंसेस को बढ़ाया। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी उसको सिस्टमैटिक इंप्लीमेंट किया और हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो डिवीजन था उसको बेसिकली बढ़ा दिया। इसके अलावा उसने सबसे बड़ा जो काम वो जो उन्होंने किया था वो था भाई आपका सेपरेट इलेक्टोरेट लाना। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू उन्होंने बेसिकली क्या किया, जो आज के समय पे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उसमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को उन्होंने मुस्लिम लोगों के लिए रिजर्व कर दी। इसके कारण रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में पॉलिटिकल ग्रुप बढ़ गए और राजनीति बड़ी गंदी चीज होती है दोस्तों। राजनीति जो है शुरू हो गई किस बेसिस में, आपका जो है रिलीजन के बेसिस में। आज भी होती है, उस समय भी होती थी। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो इकोनॉमिक कंपटीशन और सोशल टेंशन की वजह से भी कम्युनल फीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई, है ना। इकोनॉमिक पैसा कमाना है दोस्तों, सोशल समाज में सबको रहना है, इसमें टेंशन होने लग गया, इकोनॉमी लेवल पे कंपटीशन बढ़ने लग गया दोनों कम्युनिटीज के बीच में। तो इसकी वजह से दोनों के बीच में जो कम्युनल भावना है वो बेसिकली और ज्यादा बढ़ गई। अब कम्युनलिज्म का ग्रोथ बढ़ा तो कैसे दोस्त देश का भलाई हुआ, नहीं हुआ। नेशनल यूनिटी को वीकन किया गया इसके कारण और अल्टीमेटली भारत के जो है खंड हुए। ठीक है, इंडिया का जो है पार्टीशन किया गया। क्लियर, ये था दोस्तों आपका कम्युनलिज्म कैसे बढ़ा इंडिया के अंदर। अब हम लोग पढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन जो कि बेसिकली फंस सकता है, वो है भाई आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो 1942 में शुरू हुआ था महात्मा गांधी जी की लीडरशिप के अंदर, और इसमें एक बहुत फेमस स्लोगन दिया गया था, डू और डाई, करो या मरो। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था, 1942 में महात्मा गांधी जी की लीडरशिप के अंदर लॉन्च किया गया था। इसमें एक बहुत फेमस स्लोगन दिया गया था, डू और डाई। मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था कि ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ने के लिए फोर्स करना। ठीक है, ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ने के लिए फोर्स करना। क्या था मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था, ब्रिटिशर्स को इंडिया से क्विट कराने के लिए, छोड़ने के लिए कंप्लीटली फोर्स करना। स्टूडेंट्स, वर्कर्स और कॉमन लोगों ने बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में इसमें पार्टिसिपेट किया था और प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स जो है किए थे। ठीक है, क्या हुआ था, जो स्टूडेंट्स थे, वर्कर्स और कॉमन लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में इसके अंदर पार्टिसिपेशन दिया था। सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन जो है वो इसी मूवमेंट में आया था, है ना। और बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट जो है वो हर जगह देखने को मिले थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए लीडर्स को अरेस्ट कर दिया और हार्ड सेक्शन लिए, बट स्टिल ये मूवमेंट ऐसा था कि भाई लीडर्स जब चल भी दिए थे, बहुत सारे लीडर्स को तुरंत अरेस्ट कर लिया था, येट ये मूवमेंट जो है उसको कॉमन लोगों ने कंटिन्यू करना शुरू किया था। ये लीडरलेस मूवमेंट था कहीं ना कहीं। अब ये मूवमेंट जो है वो इमीडिएटली सक्सेसफुल तो ऑब्वियसली नहीं हुआ, लेकिन इसने ब्रिटिश रूल को इतना वीक कर दिया कि इंडिपेंडेंस का पाथ जो है अल्टीमेटली क्लियर हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ये मूवमेंट जो था वो इमीडिएटली सक्सेसफुल नहीं था, टाइम लगता है भाई, लेकिन इसने ब्रिटिश रूल को इतना वीक जरूर कर दिया कि भाई फाइनली जो इंडिपेंडेंस का पाथ था वो क्लियर हो गया। क्लियर है, विद दिस वाला टॉपिक भी खत्म। हम लोग बात करते हैं दोस्तों लेबर मूवमेंट के बारे में। लेबर मूवमेंट जो है उसमें इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो राइट्स है, उनके बेटर कंडीशन, वर्किंग कंडीशंस की डिमांड जो है इसमें रखी गई थी। ठीक है, वर्कर जो था उनके वेजेस बहुत ज्यादा लो थे, उनका वर्किंग आवर बहुत ज्यादा था और कंडीशन जो थे बहुत उनके पुअर थे। इसके खिलाफ ही जो है बेसिकली प्रोटेस्ट किया गया था। क्लियर है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो है ट्रेड यूनियन वगैरह जो है स्टैब्लिश किए गए थे, जिसमें वर्कर्स को ऑर्गेनाइज तरीके से सपोर्ट जो है मिला था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन जो है दोस्तों वो स्टैब्लिश किए गए थे, जिसमें वर्कर्स को ऑर्गेनाइज तरीके से सपोर्ट मिलना शुरू हुआ था। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन बनकर उभरी थी वो थी भाई आपकी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। क्लियर, क्लियर। बहुत सारे लीडर्स जैसे कि एनएम जोशी, नाम याद रखिए, बीपी वाडिया ने लेबर राइट्स के लिए काम किया। क्लियर, बहुत सारे लीडर्स ने क्या किया, एनएम जोशी जैसे लीडर्स, बीपी वाडिया जैसे लीडर्स जो है उन्होंने लेबर राइट्स के लिए काम किया दोस्तों। लेबर मूवमेंट की वजह से वेजेस, वर्किंग आवर्स और वर्कर सेफ्टी में इंप्रूवमेंट्स आया। क्या हुआ दोस्तों, लेबर मूवमेंट की वजह से जो वेजेस थी वो कहीं ना कहीं बढ़ी, जो वर्किंग आवर्स थे वो कहीं ना कहीं कम हुए, और वर्कर्स की जो सेफ्टी है, बेसिकली ओवरऑल जो वर्कर्स का कंडीशन था उसमें कहीं ना कहीं हमको फर्क देखने को मिलता है दोस्तों। क्लियर। अब एक और जो क्वेश्चन आता है दोस्तों इसके अंदर, वो है भाई आपका इंडियन प्रिंसली स्टेट्स का इंडियन यूनियन के अंदर मर्जर। ये क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, फंसता है आपका बीए थर्ड ईयर छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। क्लियर है। तो देखो दोस्तों, इंडिया के अंदर जब इंडिपेंडेंस हुआ था इंडिया का 1947 के अंदर, जब उसको आजादी मिली थी, तो इंडिया में 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे और इनको इंडिया के अंदर मर्ज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। क्या बोल रहा हूं मैं, इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पे 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे और इनको इंडियन यूनियन में मर्ज करना जो था अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एक्यूरेट नंबर लिखेंगे तो 560 है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और हमारे वीपी मेनन साहब जो थे, उन्होंने इंटीग्रेशन का प्रोसेस जो है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और वीपी मेनन जी जो थे, उन्होंने इंटीग्रेशन के प्रोसेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले किया। मोस्ट जो रूलर्स थे जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर बिलोंग करते थे, उन्होंने बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये डॉक्यूमेंट याद रखना है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करके इंडिया को पीसफुल तरीके से ज्वाइन कर लिया। ऑलमोस्ट मोस्ट रूलर जो थे उन्होंने ऐसा कर लिया। कुछ स्टेट्स थे जिनके ऊपर मिलिट्री एक्शन लेना पड़ा।
मेजर स्टेट जो थे जिनके अंदर मिलिट्री एक्शन लेना पड़ा या फिर जिनसे इश्यूज हुए, वो थे भाई आपके हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर एक्सेट्रा। क्लियर क्लियर। और ओवरऑल भाई जो आपका प्रिंसली स्टेट के मर्जर से इंडिया की पॉलिटिकल यूनिटी और नेशनल इंटीग्रेशन और भी ज्यादा मजबूत हुई दोस्तों। क्लियर, ये वाला टॉपिक भी डन। एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि है भाई आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के बारे में। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो बहुत बड़े एक नेशनलिस्ट लीडर में से एक थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर्स में से भी एक थे। कौन थे? एक बहुत बड़े अर्ली नेशनलिस्ट लीडर थे। जब नेशनलिज्म का भावना देश भर में नहीं फैला था तब ये एक लीडर बनकर उभरे थे और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर में से एक थे। उन्होंने पॉलिटिकल अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए बहुत सारे लेक्चर्स और न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया। उन्होंने खुद भी एक फेमस न्यूज़पेपर को पब्लिश किया जिसका नाम था द बंगाली, है ना। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल अवेयरनेस, जो पॉलिटिकल आपका जो है राजनीति का ज्ञान देने के लिए उन्होंने बहुत सारा जो है लेक्चर्स का इस्तेमाल किया। जगह जाते लेक्चर देते, भारत के बारे में बात करते और न्यूज़पेपर का जो है वो इस्तेमाल करते। उनका फेमस न्यूज़पेपर था द बंगाली। इंडियन सिविल सर्विसेज में इंडियंस के राइट्स के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया। ठीक है, इंडिया में जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होते थे उसमें इंडियंस जो है वो तो दे भाई इस एग्जाम को, इंडियंस को एटलीस्ट वहां पे तो सर्व करने का मौका दो, है ना। उसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। क्लियर क्लियर। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को हम लोग राष्ट्र गुरु के बारे नाम से भी जानते हैं क्योंकि उन्होंने नेशनलिज्म को उस टाइम पे प्रमोट किया जब जो है नेशनलिज्म जैसी चीजें जो है ज्यादा फेमस नहीं थी। क्या बोल रहा हूँ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को हम लोग जो है राष्ट्र गुरु के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने नेशनलिज्म को तब प्रमोट किया जब नेशनलिज्म को बहुत लोग जानते भी नहीं थे। राष्ट्र गुरु को हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं नेशनल टीचर। क्लियर है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का अर्ली फेज में उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जो था उसके अर्ली फेज में, जो शुरुआत का फेज था, उसमें उनका बहुत ज्यादा जो है कंट्रीब्यूशन रहा है। क्लियर। विद दिस आपका वाला टॉपिक और ये पूरा जो आपका शॉर्ट आंसर है वो खत्म होता है। दो क्वेश्चन और है जो कि विनर सिंह और मुरिया रिवोल्ट, जिसको हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं तो उसको मैं और अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय। डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। ये एक 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, है ना। जनरली क्वेश्चन ये भी फंसता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 और उसमें सिग्निफिकेंस। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो 1930 में शुरू हुआ था महात्मा गांधी जी की लीडरशिप के अंदर, जिसके अंदर मेन इसका एम था कि ब्रिटिशर्स के जो लॉज हैं उसको पीसफुल तरीके से हम लोग जो है वायलेट करें। क्या इनका मेन एम है कि ब्रिटिशर्स के जो लॉज हैं उसको पीसफुल तरीके से हम वायलेट करें। बैकग्राउंड क्या था, लाहौर का सेशन हुआ था आपका 1929 के अंदर, 1929 के अंदर लाहौर का सेशन हुआ था, आईएनसी का सेशन था, जहां पे आईएनसी ने पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की थी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। एग्जैक्टली इसी कॉन्टेक्स्ट में मूवमेंट शुरू हुआ। ब्रिटिशर्स ने डिमांड को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया और इसलिए ये मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ। सॉल्ट सत्याग्रह जो है उससे मूवमेंट ऑफिशियली शुरू होता है, जो कि 12 मार्च 1930 को ये मूवमेंट जो है वो शुरू होता है। किससे? सॉल्ट सत्याग्रह से, जहां पे गांधी जी जो है वो अपने साबरमती आश्रम से दांडी तक मार्च करते हैं और सॉल्ट लॉ को तोड़कर एक सिंबॉलिक तरीके से वो जो है ब्रिटिशर के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। नेचर कैसा था इस मूवमेंट का? सबसे पहला तो बात करें तो भाई नॉन वायलेंस का। ऑब्वियसली गांधी जी हैं तो मारधाड़ तो होगा नहीं। मास पार्टिसिपेशन जो हम लोग को वुमेन का, स्टूडेंट्स का, लेबर्स का देखने को मिलता है और लॉज को ओपनली वायलेट लोग जो है करते हैं। सबको बोलते हैं आज तो तेरा भाई नियम तोड़ेगा, है ना। तो बेसिकली लॉज का ओपन वायलेशन होता है। सॉल्ट लॉ जो है तोड़ा जाता है, फॉरेस्ट लॉ जो है तोड़ा जाता है, टैक्स देने से लोग मना कर देते हैं कि हम तो नहीं भरेंगे, क्या कर लोगे, कर तो बहुत कुछ लेंगे भाई। उस समय ब्रिटिशर पावरफुल थे। स्प्रेड के बारे में बात करते हैं तो ये मूवमेंट जो है ओवरऑल पूरे इंडिया में स्प्रेड हुआ था, स्पेशली जो कोस्टल एरियाज थे, बिकॉज ऑफ द सॉल्ट टैक्स वाला, है ना। तो कोस्टल एरियाज में इसका इंपैक्ट देखने को मिला था, प्लस फॉरेस्ट लॉज भी वायलेट हुए थे। तो ट्राइबल एरियाज के अंदर भी इसका हमको इंपैक्ट देखने को मिलता है। ट्राइबल्स का बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो इसमें आया था। ब्रिटिश का रिएक्शन क्या था? ऑब्वियसली बात, उन्होंने इस मूवमेंट को सप्रेस करने की कोशिश की थी। थोड़ी सी ब्रिटिशर्स की फट भी गई थी इसके कारण, लाठी चार्ज वगैरह हुआ था, रिप्रेशन वगैरह हुआ था, है ना। इसके बाद जो है अब गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया था और उनका बाहर निकलना जरूरी था, तो इसी कारण गांधी इरविन पैक्ट जो है वो हुआ था 1931 के अंदर। फिर फाइनली इस मूवमेंट को जो है सस्पेंड कर दिया गया था, गांधी जी को रिलीज किया गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ इसके बाद, जो कि बेसिकली एक ब्रिटिशर्स का इंडियन के साथ डिस्कशन था। क्लियर है, वो एक लॉन्ग स्टोरी है, वो बाद में आप आगे और पढ़ेंगे तो आपको समझ आना शुरू होगा। सिग्निफिकेंस क्या है इस मूवमेंट का ओवरऑल? तो देखो भाई, नेशनल लेवल पे मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वुमेन का बहुत मास पार्टिसिपेशन इसमें हम लोग को देखने को मिला। ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी कहीं ना कहीं थोड़ी वीक हुई और पूर्ण स्वराज का जो आइडिया था एक, वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। क्लियर, डन। आज के लास्ट टॉपिक के बारे में बेसिकली बात करते हैं, जो कि है भाई नेचर ऑफ फार्मर मूवमेंट के बारे में। इंडिया के अंदर जो फार्मर मूवमेंट हुए थे, इंडिया के अंदर जो फार्मर मूवमेंट हुए थे वो जनरली पीजेंट्स के राइट्स के लिए और उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट में हुए थे। क्या बोल रहा हूं मैं, फार्मर मूवमेंट जो थे वो किस लिए हुए थे? पीजेंट्स का राइट्स को इंश्योर करने के लिए, जो हमारे किसान हैं उनका राइट्स को इंश्योर करने के लिए और उनके खिलाफ जो एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट जो है हुआ था। ओवरऑल नेचर कैसा था हमारे इस मूवमेंट का? तो नेचर जो था वो भाई इसका एंटी जमींदारी था, मतलब लैंडलॉर्ड लोग जो थे, जमींदार लोग थे, उनके अगेंस्ट था। एंटी कॉलोनियल था, जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी है उसके अगेंस्ट था। ठीक है, और इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस भी थे इनके, हाई टैक्स, डेप्ट बर्डन, ये सब चीजें भी थे, तो वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहे थे। अगर ओवरऑल हम लोग बात करें तो ओवरऑल ये मूवमेंट जो थे वो पीसफुली थे। लेकिन अब भैया किसान आदमी है, किसान के अंदर जोश नहीं होगा तो किसके अंदर होगा? कभी कभार अग्रेसिव भी होते थे, मार धाड़ भी चलती थी, बढ़िया, है ना। अब ब्रिटिशर तो मार खाने लायक लोग ही हैं, है ना।
अब हम लोग बात करते हैं मेजर मूवमेंट्स के बारे में। कुछ कुछ मेजर मूवमेंट हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप कुछ कुछ को याद रखिए सेफ जोन में खेलिए। चंपारण मूवमेंट 1917 का, है ना, इसको लीड किया था श्री महात्मा गांधी जी ने। इनका पहला नेशनल मूवमेंट था ये, है ना, मतलब डेब्यू महात्मा गांधी जी ने इसी के थ्रू किया है। और उसके अलावा एक खेड़ा मूवमेंट था 1917 का, वो भी एक फेमस मूवमेंट है। इसमें भी महात्मा गांधी जी ने ही इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया था, इवन लीड भी उन्होंने किया था। प्लस बारदोली सत्याग्रह 1928 का, इसको किसने लीड किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने आप में बहुत बड़ा एक किसान नेता भी थे। ना सिर्फ उन्होंने भारत को एक किया है, बट वो किसानों के भी बहुत बड़े नेता थे। क्लियर है? अब कॉजेस क्या थे भाई ये मूवमेंट का? किसान लोग ऐसे ही कूद रहे हैं क्या? नहीं। देखो, जो किसान थे उनका टोटल प्रोडक्शन से उनको बहुत ज्यादा रेवेन्यू जो है वो ब्रिटिशर्स को ट्रांसफर करना पड़ता था। उनके खुद के हाथ में कुछ कमाई नहीं आ रही थी, तो उसको हम लोग इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, सिंपल से लिख दो लैंड रेवेन्यू बहुत हाई। उसके अलावा जो किसान था उनसे फोर्स कल्टीवेशन कराया गया। इंडिगो जैसे कैश क्रॉप्स जो है वो उगाए गए। डेफिनेटली उससे प्रॉफिट तो होता था, लेकिन वो प्रॉफिट पूरा ब्रिटिशर्स ही रखते थे, हाईलैंड रेवेन्यू था, है ना। और प्लस उसके कारण किसानों का खेत का बहुत ज्यादा नुकसान भी होता था। इसके अलावा हम लोग बात करते तो जो जमींदार हैं और जो मनी लेंडर्स हैं, उन्होंने भी भैया बहुत एक्सप्लॉइट किया हमारे किसान भाई लोग को। तो ये भी सब रीजन थे। क्लियर? इसके अलावा आप ब्रिटिश पॉलिसी ये सब बक सकते हो, बको ये सब जो भी आंसर आता है क्या कॉजेस थे भाई, क्यों विद्रोह हुआ, फेल के बको ब्रिटिशर लोग को। लेकिन ऐसे बको कि इतिहास के हिसाब से एक्यूरेट हो। ठीक है? और इसके अलावा पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो पार्टिसिपेशन भाई, अब किसानों का मूवमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है पीजेंट्स का, किसानों का वो होगा। रूरल पॉपुलेशन, किसान कहाँ रहता है? गांव में रहता है। भारत कहाँ बसता है? गांव में बसता है। तो रूरल पॉपुलेशन का भाई बहुत ज्यादा हमको पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। लीडरशिप किसकी थी? जनरली कांग्रेस लीडर ही लीड करते थे वो पहले भाई। ग्राउंड लेवल पर तो किसान लोग ही लीड करते थे ना एक दूसरे को। क्लियर है? इसके अलावा इम्पैक्ट क्या पड़ा है इसका फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर? तो भैया सबसे बड़ी बात तो है, रूरल रूरल मासेस जो थे वो नेशनल मूवमेंट से जुड़ गए। बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये, है ना। जो गांव एकदम जो रिमोट एरियाज के लोग थे उन लोग हमारे भारत के फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ना शुरू किए। कांग्रेस का जो बेस था वो विलेजेस के अंदर बहुत स्ट्रांग बनना शुरू हुआ। विलेजेस जो थे एकदम एकदम पिछड़े पिछड़े जो विलेजेस थे वहां पे कांग्रेस जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हुई। ब्रिटिशर की पॉलिसी से एक्सपोज हुई। ये पॉइंट लिखना है, लिखिए, नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो भाई इसका ओवरऑल सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ा? सिंपल सा है, फार्मर्स के अंदर भाई अवेयरनेस आई, और जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उसके खिलाफ यूनिटी भाई। ठीक है? इसके अलावा अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें तो फ्रीडम स्ट्रगल का कहीं ना कहीं उसमें फार्मर मूवमेंट्स के कारण बहुत ज्यादा मास बेस मिला फ्रीडम स्ट्रगल को। मैं थोड़ा सा वर्ड में अटक गया था, सॉरी, है ना। तो फार्मर मूवमेंट के कारण बेसिकली फ्रीडम स्ट्रगल को बहुत ज्यादा मास बेस मिला। इकोनॉमिक इश्यूज को पॉलिटिकल मूवमेंट से कनेक्ट कर दिया गया। और इंडिपेंडेंस के बाद भी इसका इम्पैक्ट इम्पैक्ट जो है वो आज भी है किसानों का मुद्दों का। और इंडिपेंडेंस के बाद भी जो है लैंड रिफॉर्म्स के लिए फाउंडेशन बना। क्लियर? विद दिस आपका ये वाला टॉपिक और ये पूरा आज का जो हम लोग का टारगेट था खत्म हुआ। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय।